हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के जो टॉपिक्स होंगे वो हैं सेक्शन नंबर 47B, जो कि बात करता है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। हमने ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन कल ही प्रीवियस वीडियो में 47 सेक्शन नंबर 47 में पढ़ा ही है। उसके बाद सेक्शन नंबर आते हैं 47C, जो बात करता है रिवीजन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद सेक्शन नंबर 47D, जो कि बात करता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 47B। 47B क्या बोलते हैं? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। क्लॉज 1, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 47A। तो अगर इस सेक्शन को हमको पहले पढ़ना है तो 47A का क्लॉज 2 हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 47A का क्लॉज 2 क्या बोलता है? कलेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 34 क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज A एंड B, तब जो इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल, कन्वीनियंस जो हैं उनको इन राइटिंग ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करेंगे और ऑर्डर करेंगे कॉन्फिस्केट करने के लिए। तो ये जो ऑर्डर होगा कॉन्फिस्केशन का, इसकी जो अपील दी गई है वो दी गई है 47B में। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि 47A क्लॉज 2 में कलेक्टर ऑर्डर पास कर रहे हैं कॉन्फिस्केशन को लेके। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मे विद इन 30 डेज। 30 डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कितने दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन की अपील होती है। तो 30 डेज के अंदर होती है। अब कहाँ पे होती है? प्रीफर एन अपील टू कलेक्टर कंसर्न और टू एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। मतलब जो अपील होगी वो कलेक्टर जो कंसर्न है उनको होगी, या तो अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्योंकि 47A क्लॉज 2 में ऑर्डर ही पास कर रहे हैं कलेक्टर, तो डेफिनेटली उनकी जो अपील है वो कलेक्टर की अपील तो कलेक्टर को नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कि टू एन अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट किसी अदर ऑफिसर को ऑथराइज कर रहे हैं तो उनके पास वो अपील होगी। अब ये दोनों ऑफिसर्स को हियर इन आफ्टर रिफर्ड एज अपीलेट अथॉरिटी, इन दोनों को अब आगे के वर्ड्स में हम एज अ अपीलेट अथॉरिटी मान के चलेंगे। यहाँ पे बता दिया गया कि सच अपील मेमोरेंडम शैल बी अकम्प्लीड बाय अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर। अब 47A के क्लॉज 2 में जो अपील हो रही है जिस ऑर्डर की, उस ऑर्डर की एक कॉपी आपको लगानी होगी अपील मेमोरेंडम के साथ में। अब जब अपील हो जाएगी तब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी? अपीलेट अथॉरिटी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील इशू अ नोटिस। क्या कर रही है? वो नोटिस इशू कर रही है अपीलेट अथॉरिटी। किसको? टू अपीलेंट, अपीलेंट को कर रही है, एंड टू अदर पर्सन हु इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द ऑर्डर डेट में बी पास इन अपील। अपील में जो ऑर्डर पास किया गया है उससे कोई अगर एडवर्सली अफेक्टेड है, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उस ऑर्डर का, उसको नोटिस इशू किया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। अब अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद शेल पास एन ऑर्डर, कंफर्म कर सकते हैं उस ऑर्डर को जो ऑलरेडी 47A क्लॉज 2 में पास हुआ है, उसको रिवर्स कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन अपील्ड अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है। अब यहाँ पे जो प्रोविजो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बताया गया कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो पास कर सकती है एक इंटरिम नेचर का ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ही शैल हैव नो पावर टू स्टे द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन अपील्ड अगेंस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील। यहाँ पे बता दिया गया है कि अपीलेट अथॉरिटी पास कोई पावर नहीं है स्टे करने का, मतलब अपीलेट अथॉरिटी स्टे नहीं कर सकती जिस ऑर्डर के खिलाफ कॉन्फिस्केशन का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील हुई है। तो अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 47C। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रिवीजन
बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। यहाँ पे क्लॉज 1 में बताया गया है कि जो क्लॉज 3 है, ये जो क्लॉज 3 में जो अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है, उस ऑर्डर के खिलाफ विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इलीगैलिटी। मतलब जो ग्राउंड ऑफ इलीगैलिटी मतलब जो ऑर्डर पास किया गया है वो इलीगल है, ये ग्राउंड पे आप कोर्ट ऑफ सेशन में आप उस ऑर्डर के खिलाफ जो अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया है उसके खिलाफ आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बताया कि जो क्लॉज 1 में जो कोर्ट ऑफ सेशन सुन रहा है एज अ रिवीजन, तो कोर्ट ऑफ सेशन फाइंड्स एनी इलीगलिटी इन ऑर्डर। अगर उसको कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोई इलीगलिटी हुई है ऑर्डर को लेके, ऑर्डर में, तो वो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को रिवर्स और मॉडिफाई कर सकता है और साथ ही साथ कंफर्म जो एज इट इज़ रख भी सकता है। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दिया कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास नो पावर और टू स्टे, मतलब स्टे द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन का जो स्टे करने का पावर है वो नहीं दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन को भी, क्योंकि ये एक चीज़ अपीलेट अथॉरिटी को भी यहाँ पे प्रोविजन में नहीं दी गई थी, यहाँ पे नहीं दी गई है और यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं दी गई है। स्टे नहीं कर सकते आप जो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन का जिसके अगेंस्ट में अपील या फिर रिवीजन फाइल किया गया है। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 47D। 47D में बताया बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब 47D को समझने के पहले हमको 47A सब सेक्शन 3 क्लॉज A पढ़ना होगा, तो अब पहले वो पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कलेक्टर हैं वो एक इंटीमेशन सेंड कर रहे हैं इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। किसको सेंड कर रहे हैं? जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। तो यहाँ पे जो कलेक्टर इंटीमेशन कर रहे हैं, अब इसके साथ हम पढ़ते हैं 47D। 47D में बताया गया है कि बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कोर्ट है हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस अंडर क्लॉज ए और बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34, जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का, शैल नॉट मेक एनी ऑर्डर अबाउट डिस्पोजल, वो कोई भी ऑर्डर नहीं करेंगे और कोई भी डिस्पोजल या कस्टडी को लेके अगर उनके पास कलेक्टर के द्वारा इंटीमेशन मिल चुकी है, उनको कलेक्टर ने इंटीमेट कर दिया है। 47A सब सेक्शन 3 क्लॉज A में अगर कलेक्टर ने इंटीमेट कर दिया है तो कोर्ट को बाहर कर दिया जाएगा ज्यूरिसडिक्शन से, मतलब कोर्ट अब उस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। यही बताया गया बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस।